तो स्टार्ट कर रहे हैं। टेस्ट नंबर 9 है शायद, फुल लेंथ टेस्ट में 9 नंबर पे है ये। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बट मैं इससे बता दूं कि देखो ये पेपर था रिलेटिवली आसान था, है ना। क्वेश्चन जो थे डायरेक्ट टाइप के थे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आसानी से इसमें जो कट ऑफ होगा वो 100+ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब वेबलेंट गुड्स। हमको बात करनी है वेबलेंट गुड्स की। तो वेबलेंट गुड्स कैसे गुड्स होते हैं, है ना। वेबलेंट गुड्स होते हैं ऐसे गुड्स, है ना, जिनके प्राइस के बढ़ने के साथ इनका डिमांड जो होता है वो ही बढ़ जाता है। ओके, एंड ऑल्सो दे डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है भाई? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस बढ़ने के साथ साथ डिमांड घट जाएगा। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा, बट इसमें तो उल्टा हो रहा है। दिस आर द गुड्स फॉर विच इंक्रीज इन द प्राइस एनकरेज पीपल टू बाय मोर ऑफ देम। मतलब प्राइस के बढ़ने के साथ डिमांड बढ़ रहा है, बिकॉज दे आर नेसेसरी गुड्स। ओके, है ना, दे आर नेसेसरी गुड्स, एसेंशियल गुड्स। सॉरी, मैं एक चीज बोल दूं कि वेबलेंट गुड्स जो होते हैं वो एसेंशियल गुड्स नहीं होते, बट दे आर लग्जरी आइटम्स। दे आर लग्जरी आइटम्स, ठीक है। मतलब जो लोग होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि प्राइस जो ज़्यादा होता है वो अच्छी चीज़ होती है। लाइक दी एप्पल के आईपैड्स क्यों खरीदते हैं लोग? कि लोग सोचते हैं कि पैसा ज़्यादा अच्छा है, बट इट इज़ नॉट द थिंग। ओके, सो उसी प्रकार लग्जरी आइटम जैसे ज्वेलरी हो गया, है ना, कार्स हो गए। ओके, तो ये सब एक्सपेंसिव आइटम्स हो, जैसे वॉचेस हो गए, ये सब जितने महंगे लोग उनको सोचते हैं उतना अच्छा होगा, इसीलिए खरीदते हैं। सो दिस आर वेबलेंट गुड्स। ओके, और उसी तरह से हम लोग और एक बात करें कि एक होता है गिफ्ट गुड्स। गिफ्ट गुड्स कैसे गुड्स होते हैं? गिफ्ट गुड्स जो होते हैं ना, वो ऐसे गुड्स होता है इनके जो सब्सटीट्यूट है, इट इज नॉट इजिली अवेलेबल। सब्सटीट्यूट इज नॉट इजिली अवेलेबल। ये जनरली इंफीरियर गुड्स होते हैं, सब्सटीट्यूट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो इनका क्या होता है? जैसे कि हमारे पास ये लिखा हुआ है थर्ड स्टेटमेंट, हायर डिमांड इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द प्राइस इंक्रीज। अगर प्राइस इंक्रीज होता है डिमांड इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है इसको मैं इस तरह से यहाँ रिलेट करता हूँ। ज़्यादा इससे गिफ्ट गुड्स से ज़्यादा होगा ये वाला डिमांड प्राइस बढ़ने से डिमांड, बिकॉज इनका कोई सब्सिट्यूट नहीं है। सपोज एग्जाम्पल देते हैं आलू का, ठीक है। आलू लोग बहुत लोग खाते हैं बिकॉज आलू सस्ता होता है, इंफीरियर गुड है, और आलू का कोई सब्सिट्यूट नहीं, इसलिए आलू का प्राइस बढ़ने से लोग ज़्यादा आलू खरीदने लग जाते हैं। बिकॉज वो सोचते हैं कि भाई अगर आलू का प्राइस बढ़ गया तो हम और क्या खाएंगे, उसका जो इजीली सब्सिट्यूट नहीं है ना भाई, आलू के अलावा कोई सब्सिट्यूट नहीं है, बहुत महंगे महंगी चीज़ें हैं। ओके, जैसे मूंगफली हो गया, मूंगफली गरीबों का बादाम बोलते हैं, बादाम को तो खा नहीं पाएंगे, तो इसलिए मूंगफली का प्राइस बढ़ने से मूंगफली खरीद लेते हैं लोग। ओके, बिकॉज उसका इजीली सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है। इसको बोलते हैं गिफ्ट गुड्स। वेबलेंट गुड्स आर व्हाट? दिस आर लग्जरी आइटम्स एंड इट फॉलो द बेसिक लॉ ऑफ डिमांड। जो वेबलेंट गुड्स है वो बेसिक लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते। तो आंसर हो जाएगा ए, बिकॉज दिस गुड्स फॉर विच इंक्रीज इन द प्राइस एनकरेज पीपल टू बाय मोर ऑफ देम। प्राइस बढ़ने के साथ उनके लोग ज़्यादा बाय करते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑब्जर्व्ड इन इकोनॉमी ड्यूरिंग एक्सपांशन फेज ऑफ इकोनॉमिक साइकिल। देखो, एक्सपांशन फेज समय क्या करेगी गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी क्या? बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी क्या? एक्सपांशन फेज ऑफ इकोनॉमिक साइकिल गवर्नमेंट क्या करेगी? इंटरेस्ट को बढ़ा देगी, बट उस समय क्या होगा ये हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। एक्सपांशन फेज में क्या होगा भाई? लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, अभी तो एक्सपांशन हो रहा है, और लोगों के पास ज़्यादा पैसा कहाँ से आया? बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स आर लो, है ना। सो दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज उस समय उनका एक्सपांशन इसीलिए हो रहा है बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स कम है, और इंटरेस्ट रेट्स कम है इसीलिए तो यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है। दिस इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड, प्रोडक्शन इंक्रीज बिल्कुल सही। एक्सपांशन फेज में क्या होगा? लोगों को ज़्यादा पैसा होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, है ना। और इन्फ्लेशनरी प्रेशर डिक्रीज होगा, बोल रहे हैं। नो, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, लोगों के पास मनी सप्लाई ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो इनका इन्फ्लेशनरी प्रेशर बिल्डअप होगा, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 ओनली, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट? जीनी कोफिशिएंट। देखो, जीनी कोफिशिएंट क्या होता है? सपोज यहाँ हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग, इनकम इनइक्वालिटी, एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग इस तरह से, है ना। किसी के बीच में इनइक्वालिटी और इनकम और पॉपुलेशन के बीच में, इनकम और पॉपुलेशन के बीच हम क्या बना रहे हैं? ग्राफ बना रहे हैं, और यह है लाइन ऑफ इक्वालिटी, ये लाइन ऑफ इक्वालिटी है, ठीक है।
ये लाइन ऑफ इक्वलिटी हो गया। और यहाँ पे जो ये ग्राफ है, सपोज हमारे पास हमारा लाइन ऑफ इक्वलिटी से इस तरह से एरिया है, तो हमारे पास एक ग्राफ बनाना है हमको। सपोज ये एरिया ए है, जीनी कोएफिशिएंट क्या होता है ये बता रहा हूँ, ये एरिया ए है और ये एरिया बी है, और ये एरिया बी है, ठीक है। तो जीनी कोएफिशिएंट क्या होता है, जीनी कोएफिशिएंट क्या होता है, जीनी कोएफिशिएंट इज द रेशियो, ये क्या होता है, a अपॉन a प्लस बी होता है, ठीक है। अगर जीनी कोएफिशिएंट 1 हुआ मतलब क्या हो जाएगा, ये a का जो एरिया है और ए बी का एरिया है बराबर हो जाएगा, मतलब जो लाइन होगा ये वाला हरा वाला वो कहाँ से पास हो रहा होगा, यहाँ से पास हो रहा है एकदम टच होके। सो इसका मतलब क्या है, परफेक्ट इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी याद रखना। आई से मैं याद रखता हूँ 1 और आई एक जैसे है ना, सो इनइक्वालिटी मतलब 1, परफेक्ट इनइक्वालिटी है। अगर ये दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे से तो परफेक्ट इनइक्वालिटी है। तो नॉट कट हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, जीनी कोएफिशिएंट 0 कॉरेस्पॉन्ड टू परफेक्ट इनकम इनइक्वालिटी, नो, जीनी कोएफिशिएंट 1 कॉरेस्पॉन्ड टू परफेक्ट इनकम इनइक्वालिटी, सो दिस इज इनकरेक्ट। Gini index in the Gini index is the Gini coefficient expressed as percentage, yes बिल्कुल सही है। Gini index क्या है, जब हम Gini coefficient को परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या कहलाता है, Gini index कहलाता है। दिस इज करेक्ट। हमसे नॉट कट पूछा है, नॉट कट क्या जाएगा यहाँ पे, 1 इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी 4 है, which of the following is not the part of disposable personal income? What is disposable personal income? भाई जो आदमी के पास जो पैसा बचता है खर्च करने के लिए उसको बोला जाता है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, ठीक है। तो सैलरीज इज द पार्ट ऑफ द पर्सनल इनकम, इसमें जो टैक्सेस है उसको माइनस करोगे तब जाके डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम आएगा। डिविडेंड्स आपको मिलेगा, ठीक है, डिविडेंड्स आपको मिलेगा, उसमें जब टैक्सेस को माइनस करोगे सब तो आपको जो पैसा मिलेगा उसको बोलेंगे डिस्पोजेबल इनकम। तो इसमें से इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, आपने किसी को पैसा दिया कर्ज में, वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो इनकम का पार्ट है, पर्सनल इनकम का पार्ट है। बट डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम तब तक नहीं बनेगा जब तक उसके ऊपर टैक्स का जोड़ोगे नहीं, टैक्स का हटाओगे नहीं, तब तो कहां से नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम नहीं बनेगा। सो इनमें से कोई सा भी पार्ट नहीं बनाता, इनमें से भी कोई सा भी पार्ट नहीं बनाता किसका, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का, बिकॉज इसमें टैक्स को हमने इसको सब्स्टिट्यूट नहीं किया, टैक्स को यहाँ पे इवेल्युएट नहीं किया कि कितना टैक्स हमने दिया। बिकॉज आपने जब टैक्स नहीं दिया तो आपके पास जो पैसा बचा है वो पूरा पैसा आपका नहीं है, आपको देना पड़ेगा। उसका जो पैसा बचा उसको आप खर्च कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सो द अमाउंट दैट वी गेट आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ टैक्स, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ये शब्द को समझना, डिस्पोजेबल मतलब हम इसमें क्या किए, एडजस्ट कर लिए, क्या को एडजस्ट कर लिए, टैक्स को एडजस्ट कर लिए। हमसे करेक्ट पूछा गया भाई इनमें से कोई सा भी चीज नहीं बना रहा है क्या, पार्ट ऑफ द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ओके, तो आंसर हो जाएगा डी। Now question number 5 है, which of the following statement are correct about डिजिटल रूपी और ई रूपी। न्यूज में था इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। डिजिटल रूपी और ई रूपी के लिए हमसे पूछा गया करेक्ट क्या है, इट इज इंटरचेंजेबल 1 to 1 एट पार विद द फिएट करेंसी। फिएट करेंसी मतलब अपना जो नोट होता है उसको बोलते हैं फिएट करेंसी, एंड इज सेम एज द सोवरेन करेंसी। बिल्कुल सही है। देखो डिजिटल रूपी जो है ना इस तरह से इट इज ई रूपी, ठीक है ना, डिजिटल रूपी है। आप जैसे आप कैश डाल के चलते हो जेब में, उसी प्रकार से आप कैश जो एक तरह से आपको समझते हो, इट इज अ पार्ट ऑफ दी NFT जो है नॉन फंजेबल टोकन, मतलब उसी का वर्चुअल पार्ट हो गया, ठीक है। सो बिल्कुल सही है। हमने 1 to 1 करना था। आप 100 रुपये का डिजिटल रूपी रखे हो, आप दुकान में जाकर 100 रुपये बोलोगे भैया मैं 100 रुपये डिजिटल रूपी दोगे, मैंने 50 रुपये का चेंज दे दो, तो 50 रुपये आपको करेंसी दे देगा। फिर 100 रुपये जाकर दोगे तो बोलेगा भैया मेरे को 100 रुपये का कैश दे दो, तो 100 रुपये कैश भी दे देगा। ओके, सो जिससे फोन पे मतलब उसी प्रकार का है, बट आप समझ रहे हो डिजिटल रूपी है, वहाँ पे तो बैंक से ट्रांसफर हो रहा है, बट इट इज रूपी। ओके, आपके रूपी होगा यहाँ पे। ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द सेंट्रल बैंक इट इज लिस्टेड एज अ लायबिलिटी। देखो भाई ये लायबिलिटी है क्या, डिजिटल रूपी? यस बिल्कुल सही, लायबिलिटी ही तो है। आपने इशू किया तो उनकी लायबिलिटी तो है ना, उनका एक जिम्मेदारी तो बनती है। थर्ड, होल्डर ऑफ दिस रूपी डू नॉट नीड टू हैव अ बैंक अकाउंट बिकॉज इट इज अ फंजिबल लीगल मनी। बिल्कुल सही है। देखो फोन पे में दिक्कत ये आती थी बिकॉज फोन पे होने के लिए डिजिटल वो भी है, बट वहां पे होने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना जरूरी है। बट डिजिटल रूपी रखने के लिए आपको कोई भी बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ NFT नॉन फंजिबल टोकन, इट इज अ फंजिबल लीगल टोकन, मतलब द वर्चुअल फॉर्म ऑफ अ हार्ड कॉपी, ठीक है। फोर्थ, इट इज एंटीसिपेटेड टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ इशू। ओके, इट इज एंटीसिपेटेड टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ इशूइंग करेंसी एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। बिल्कुल सही है। जो प्राइस होता है ना, हम इशू करते हैं करेंसी, उसको छापते हैं, उसको उसमें जो कागज आता है उसको खरीदते हैं, तो उसको जो खर्चा उसको कम कर देगा। बिल्कुल सही है, कम करेगा। तो करेक्ट हमसे पूछा भाई करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसिडर द फॉलोइंग
स्टेटमेंट अबाउट दी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग बेस्ड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। हमको बात करनी है MCLR की, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। इट इज द मिनिमम इंटरेस्ट रेट दैट बैंक कैन लैंड एट। बिल्कुल सही है, कम से कम, मिनिमम लिखा ना मार्जिनल, कम से कम बैंक जो है कितना पैसा, मतलब कम से कम कितने दर पे पैसा दे सकती है बैंक, उसको क्या बोलते हैं? MCLR बोलते हैं। बिल्कुल सही है। इट इज डिटरमाइंड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नो, MCLR जो होता है वो बैंक खुद डिसाइड करते हैं, बैंक इटसेल्फ। MCLR इज क्लोजली लिंक टू द एक्चुअल डिपॉजिट रेट। बिल्कुल सही है भाई, लोग किसी बैंक में ज़्यादा डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो क्या करेगा? अपना इंटरेस्ट रेट कम करेगा, है ना, क्योंकि उसको फायदा उसी कम इंटरेस्ट रेट फायदा मिल जाएगा। बट कुछ बैंक में साला क्या हो रहा है, बैंक डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से उसको एक्चुअल डिपॉजिट रेट पे हिसाब से इसको एडजस्ट करके इसको बैंक को डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है ना, एक्चुअल डिपॉजिट रेशियो के हिसाब से इसको बैंक रेट को डिसाइड करना पड़ता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Under the MCLR regime, banks are free to offer all categories of loan on fixed और floating interest rate। बिल्कुल सही है। MCLR regime में जो बैंक होते हैं they can offer all categories of loan fixed या फिर floating interest rate पे, ठीक है। फिक्स मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स रहेगा और फ्लोटिंग मतलब चेंज होते रहेगा समय के हिसाब से। करेक्ट हमसे पूछा है भाई, यहाँ पे करेक्ट क्या नहीं है? सेकंड इज नॉट करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा, आंसर 1, 3, 4 इज करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 7 है, it refers to situation when the inflation rate is high, the growth rate slow down and the unemployment stays high. It raises a dilemma for economic policy since action designed to lower inflation may exacerbate unemployment and vice versa। मतलब यहाँ पे क्या है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है और ग्रोथ रेट कम है, ठीक है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है और ग्रोथ रेट कम है, ठीक है भाई, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन है विदाउट ग्रोथ, इन्फ्लेशन विदाउट ग्रोथ इज व्हाट वी कॉल स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन। स्टैग्नेंट क्यों बोला इन्फ्लेशन को? बिकॉज ग्रोथ हो नहीं रहा है, बिकॉज हमको ये पता है कि भाई इन्फ्लेशन के साथ साथ ग्रो आता है, बट यहाँ पे तो ग्रोथ हो ही नहीं रहा, सो इट इज व्हाट वी कॉल, हम एक सिचुएशन बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या है? जो इन्फ्लेशन का रेट है वो कम होते जा रहा है। डिफ्लेशन का मतलब है जो प्राइस लेवल है वो कम होते जा रहा है। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया, 10% से ज्यादा इन्फ्लेशन का मार्जिन चला गया। 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिशर इफेक्ट इज आर करेक्ट। फिशर इफेक्ट के बारे में हमको करेक्ट पूछा है। दिस कॉन्सेप्ट शो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट रेट। नो, इट शोज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। This is incorrect. It has been extended to analysis of the money supply and internal currency trading। बिल्कुल सही है, इसको एक्सटेंड किया गया है ना मनी सप्लाई के एनालिसिस के लिए और इंटरनेशनल करेंसी ट्रेडिंग के लिए। करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। आरबीआई की कमिटी है और उसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करनी है। नंदन नीलखनी कमिटी, क्या ये डिजिटल पेमेंट के रेस्पेक्ट में बनाया गया था? बिल्कुल सही, हमसे करेक्ट पूछा है। तो जो नंदन नीलखनी कमिटी था उसको डिजिटल पेमेंट के लिए बनाया गया था। तो बिमल जलान कमेटी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो बिमल जलान कमेटी क्यों बनाया गया था? जो आरबीआई के अंदर जो रिफॉर्म्स है, आरबीआई के अंदर जो रिफॉर्म्स हुए थे, जैसे इसमें आप आता था आरबीआई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, जो आरबीआई का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी था, जो आरबीआई का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी या फिर आरबीआई के रिफॉर्म्स जो है उसके रेफरेंस में हमारे पास बिमल जलान कमेटी बनाया गया था। सो ये बोल रहा है बिमल जलान कमेटी को बनाया गया था फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड लोन ड्यूरिंग कोविड-19। नो, जो रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए जो हमारे पास कोविड-19 के जो लोन थे उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए हमारे जो कमेटी बनाई गई थी वो थी केवी कामांत कमेटी, है ना। केवी कामांत कमेटी को बनाया गया था फॉर रिस्ट्रक्चरिंग द लोन्स ड्यूरिंग द कोविड-19। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज दिस इज इंटरचेंज, ओके, इनका फंक्शन को इंटरचेंज कर दिया गया। नाउ पीके मोहंती कमेटी क्यों बनाया गया था? कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है ना। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनके कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए उनका ऑब्जेक्टिव ये था पीके मोहंती कमेटी का कि वो जो प्राइवेट का सेक्टर्स है उनमें जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है उसको चेक करें, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमसे करेक्टली मैच पूछा तो 2 पेयर का करेक्टली मैच है। देखो इस से क्वेश्चन आपको सॉल्व क्यों करना है टेस्ट सीरीज में, बिकॉज इसमें डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा प्रीलिम्स में कि भाई बिमल जलान कमेटी किस लिए था, तो बिमल जलान कमेटी आरबीआई रिफॉर्म के लिए था। चारों स्टेटमेंट आपको इसलिए दिया गया है टेस्ट सीरीज में बिकॉज वो चाहते हैं कि एक क्वेश्चन के साथ आपका 4 कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, बट प्रीलिम्स में क्या आएगा, एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हो। गलती से आया भी तो नंदन नीलकनी कमेटी किस लिए है ये पूछा जाता है, तो हमने बोला डिजिटल पेमेंट्स के लिए है। तो उस तरह से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन कि आपके जो मैक्सिमम प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, मैक्सिमम प्रीलिम्स के टॉपिक्स है वो कवर हो जाए। तो करेक्ट हमारे पास क्या है 2 पेयर्स। क्वेश्चन नंबर 10 है विथ रेफरेंस टू लाफर कर्व। देखो 4 कर्व वेरी इंपॉर्टेंट है, लाफर कर्व, लॉरेंज कर्व, फिलिप्स कर्व और कुजनेट्स कर्व।
ये 4 कब वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। तो सबसे पहले तो लाफर कब की बात करते हैं। लाफर में मैं आता हूँ एल टी से याद आता हूँ, एल टी से, एल और टी वैसे दिखते हैं ना, हाँ, तो एल और टी से याद आता हूँ कि एल जो है वो लाफर कब जो टैक्स के साथ रिलेटेड है, टैक्स रेट और टैक्स कलेक्शन है ना, टैक्स रेट और टैक्स रिवेन्यू के साथ एक ग्राफ बनाता है। ये बोलता है कि भाई गवर्नमेंट एक समय तक टैक्स रेट को बढ़ाती जाएगी तो उसका रिवेन्यू बढ़ता जाएगा, बट एक समय के बाद उसका रिवेन्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो इस तरह से एक ग्राफ बनाता है टैक्स रेट्स और टैक्स कलेक्शन के साथ। दिस इज व्हाट यू कॉल लाफर कर्व। तो याद रखना, आपको कंफ्यूजन इसलिए भाई लाफर, आपको पता रहेगा हाँ कर्व क्या है, बट आपको ये पता नहीं कौन सा कर्व क्या है। सो जो लाफर कर्व है वो टैक्स रेट्स और टैक्स रिवेन्यूज के बीच में है। उसके बाद एक है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व जो है वो किसके किसके बीच में है, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में एक ऐसा हाइपरबोला कर्व बनता है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में कौन सा कर्व बनता है, हाइपरबोला। वो बोलता है कि भाई जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम रहेगा बिकॉज लोगों के पास पैसा ज्यादा रहेगा, बट इन्फ्लेशन कम हो गया इसलिए तो बोलते हैं सरकार इन्फ्लेशन को कम करना नहीं चाहती, महंगाई को कम करना नहीं चाहती, बिकॉज महंगाई से ही तो क्या आता है, थोड़ा मोड़ा इंप्लॉयमेंट जनरेट होता है, लोगों के पास पैसा होता है तभी तो क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट खर्चा करते हैं, खर्चा करेंगे तभी तो एम्प्लॉयमेंट आएगा। सो फिलिप्स कर्व एम्प्लॉयमेंट और अनइन्फ्लेशन के बीच में है। एक था अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। सो लॉरेंस कर्व, लॉरेंस कर्व किसके लिए था, लॉरेंस कर्व था इनकम और पॉपुलेशन, ठीक है ना, परसेंटेज पॉपुलेशन, इनकम और परसेंटेज पॉपुलेशन, मतलब पर कैपिटा इनकम को बता रहा है, ठीक है। लॉरेंस कर्व बताता है कि लोगों के पास कितना पैसा है, लोगों के पास कितना पैसा है। और कुजनेट्स कर्व क्या बताता है, कुजनेट्स कर्व जो है वो हमको इनकम इनक्वालिटी बताता है, ठीक है ना। कुजनेट्स कर्व जो है वो इनकम इनक्वालिटी और पर कैपिटा इनकम के बीच में एक ग्राफ होता है, ठीक है। इनकम इनक्वालिटी और पर कैपिटा इनकम के बीच में ग्राफ होता है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट फिलिप्स कर्व, लॉरेंस कर्व और ये 4 कर्व बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। लॉरेंस कर्व, लाफर कर्व और ये कुजनेट्स कर्व। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई, करेक्ट क्या है यहाँ पे लाफर कर्व के लिए, इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेवल ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्टिंग लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नो, अनएम्प्लॉयमेंट और एक्सपेंडिचर के बीच में नहीं है, टैक्सेस के बीच में है। इट शोज दैट इंक्रीजिंग द टैक्स इन, ओके, इट शोज दैट इंक्रीजिंग द टैक्स रेट इज ऑप्टिमल अप टू अ पॉइंट बियॉन्ड विच द गवर्नमेंट रेवेन्यू स्टार्ट डिक्रीजिंग। बिल्कुल सही है। आप जो गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी, जैसे अपने पास क्या बढ़ाएगी, टैक्स रेट्स को बढ़ाएगी, एक समय तक उसका कलेक्शन बढ़ते जाएगा, बट एक समय के बाद लोग मेहनत ही नहीं करेंगे, बिकॉज बोलेगे साला हम पैसा कमाते हैं, साला सरकार ले जाती है, हम मेहनत ही नहीं करेंगे, तो कमाना ही छोड़ देंगे तो सरकार का पैसा डूब जाएगा, नीचे चला जाएगा, उसका कलेक्शन कम हो जाएगा। सो सेकंड इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा, कट हो जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। जो आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम है जो कि न्यूज में था, इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में हमको बताना है। इट इज एम्ड एट एनहांसिंग एक्सेस टू द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट फॉर रिटेल इन्वेस्टर। बिल्कुल सही है, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज मार्केट, बिकॉज बच्चे को ये पता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर दी सेफेस्ट सिक्योरिटीज, ओके। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, जो रिटेल आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम है उसमें क्या गया, उसमें ये एम किया गया कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करें, वो उनका एक्सेस जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए उसको एनहांस किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, इसलिए आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम लाया गया था। नाउ सेकंड स्टेटमेंट है, इन्वेस्टर्स विल बी एबल टू इजीली ओपन एंड मेंटेन देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकाउंट ऑनलाइन विद द आरबीआई फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल सही है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इन्वेस्टर्स अपने पास खाता खोल सकते हैं। इट ऑफर अ पोर्टल एवेन्यू टू इन्वेस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी। और हाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो सब चाहते हैं, बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी कौन सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सब चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सब चाहते हैं। तो इट ऑफर अ पोर्टल एवेन्यू टू इन्वेस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, ओके, ट्रेजरी बिल्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स। बिकॉज गोल्ड को तो पता, बच्चे को पता नहीं है तो नहीं पता होगा, बिकॉज गोल्ड का एक ऐसा चीज है, गोल्ड जिसका प्राइस आज तक कभी कम नहीं हुआ, हमेशा प्राइस गोल्ड का बढ़ता ही है, बिकॉज एक मिनरल है ना भाई, उसकी कमी है दुनिया में। सो ये भी सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया। करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा 1 2 3 ना। क्वेश्चन नंबर 20, देखो ये सब ऐसे बोलते हैं ना क्वेश्चन, देखो आपको टेस्ट सीरीज में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो आपको सुना नहीं होगा, बट आपको समझ लो उसको, आपको ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज आपको देना है इसलिए कि हमको कितना मार्क्स आ रहा है जानने के लिए, नहीं, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन को समझने आ रहे, क्वेश्चन आ कैसे रहे, मेरी जो प्रिपरेशन में से क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। मैक्सिमम क्वेश्चन टेस्ट में आपको वो मिलेंगे जो कि आपको नहीं आते होंगे, बिकॉज वो एग्जामिनर चाहता है कि ये टॉपिक आपको आ जाए, बिकॉज यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे वो तो उसको भी नहीं पता, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन आने के लिए आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके पास एक दायरा ही ना बचे कि वो कहाँ से क्वेश्चन उठा गई। तो इसीलिए ग्रहणसम
लॉ जो है वो किस लिए न्यूज़ में था, ठीक है ना। एक इकोनॉमिक रिलेटेड टॉपिक है ग्रैंडसम लॉ। ग्रैंडसम लॉ जो है वो सर्कुलेशन ऑफ करेंसी के बारे में बताता है। व्हाट डज द ग्रैंडसम लॉ टेल्स अस? इट टेल्स अस अबाउट द करेंसी के सर्कुलेशन के बारे में बताता है। तो आपको पता नहीं होगा, आपने तो जीएस के क्वेश्चन टॉपिक टीचर वालों ने पढ़ाया होगा। तो बस यही दिक्कत है, इकोनॉमिक्स में पढ़ाता है 1.5 घंटे का लेक्चर, आपको पढ़ा जाएगा लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई, बट ये क्वेश्चन में तो आएगा नहीं। तो उसको बोलता है कॉस्ट एंड बेनिफिट। आप इकोनॉमिक्स ही पढ़ो तो आप कॉस्ट एंड बेनिफिट समझ लो। आपने कितना इन्वेस्ट किया, आपको कितना प्रॉफिट मिला। आपने 3 घंटा आपने इकोनॉमिक्स की क्लास दिया, क्वेश्चन आया 0, क्या फायदा हुआ क्लास देने का? कुछ फायदा नहीं हुआ, बिकॉज इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक्स क्वेश्चन आएंगे वो होंगे करंट अफेयर बेस्ड। तो आपको मैक्सिमम फोकस करना है इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर पे। बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार देख लो, उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बहुत नाक के बराबर आएंगे, है ना। क्वेश्चन आएगा ग्रैंडसम लॉ, आपको लगेगा भाई कहाँ से आ गया, तो पढ़ाया नहीं टीचर पढ़ानी होता है, सब आपको पढ़ना होता है। ग्रैंडसम लॉ क्या है, आपको आता है सर्कुलेशन ऑफ करेंसी के बारे में, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेमेंट्स बैंक, ठीक है ना। पेमेंट्स बैंक के बारे में बताना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेमेंट्स बैंक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। अब आपने सुना होगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ठीक है। तो पेमेंट्स बैंक का मतलब क्या होता है? पेमेंट्स बैंक आर नॉट अलाउड टू क्रेडिट लेंडिंग। क्या वो पैसा कर्ज में वापस देते, कर्ज में देते हैं क्या पैसा? नहीं देते, सिर्फ पैसा लेते हैं, दे नहीं पाते, इसीलिए पेमेंट्स बैंक बोलते हैं। पेमेंट होता है यहाँ पे, ये लोन में देते पैसा नहीं, ठीक है, लोन में पैसा नहीं देते। सो दे आर नॉट अलाउड टू क्रेडिट लेंडिंग, बिल्कुल सही है। एंड दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, बिल्कुल गलत बात है भाई। दे कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, डीडी एक्सेप्ट कर सकते हैं, सो दिस इज इनकरेक्ट। The payments bank can accept demand deposit. Third, they offer payments and remittances service, issuance of prepaid payment instrument and function as a business correspondent for other banks. बिल्कुल सही है, ये बिजनेस correspondent मतलब भाई जैसा काम कर सकते हैं दूसरे बैंक्स के लिए, करेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछा भाई, करेक्ट जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा अपना बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज इंपॉर्टेंट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इन द कंट्री। Which of the following can be considered as an objective of financial inclusion? Financial inclusion मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को हम क्या करें, फाइनेंशियल मार्केट से जोड़ें। अब बेसिक नॉन फ्रिल बैंकिंग अकाउंट फॉर मेकिंग एंड रिसीविंग पेमेंट, बिल्कुल सही है। हमने क्या भी एक बेसिक जो कि जनधन प्रधानमंत्री ने जो धन कौन सा खाता खोले, जनधन अकाउंट्स खोले कि नहीं खोले। सो ये चाहते थे कि मैक्सिमम लोगों के पास बैंक अकाउंट तो हो, है ना, डायरेक्ट पेमेंट रिसीव कर पाएँ, सेंड कर पाएँ, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज करेक्ट। सेविंग प्रोडक्ट्स, है ना, प्रोडक्ट को सेव कर पाएँ, है ना। सिंपल क्रेडिट प्रोडक्ट एंड ओवरड्राफ्ट लिंक विथ नॉन फ्रिल अकाउंट्स, ये भी सही है। रिमिटेंसेस फॉर मनी ट्रांसफर फैसिलिटीज, ये भी सही है। तो ये चारों के चारों देखो, आप जनरली इस तरह के स्टेटमेंट जो होते हैं ना, मैक्सिमम बस ऑल पे टिक करके आगे बढ़ जाओ, बिकॉज थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, बट ऑल मत कर देना। जनरली चांसेस होते हैं कि इसे आपने टेस्ट देखो यही डेवलप करनी होती है कि किस में आंसर क्या होगा। एक सब कॉन्शियस माइंड बोलता है कि इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज ये आता है क्वेश्चन सॉल्व करने से। आप टॉपिक पढ़ लोगे, आपको आंसर नहीं मिलेगा सही, बिकॉज ये चीज़ें ऐसी है जिसको आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही आएगी। सो करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4। ना क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है भाई, हमसे क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, वंस अ मेंबर of the PM Economic Advisory Council warned that India may soon get caught in the middle income trap, ठीक है। मिडिल इनकम ट्रैप का मतलब क्या बोलते हो भाई, देखो इसको बोलते हैं रिलेट करना। यहाँ पे एक बार पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने, एक आदमी ने बोल दिया कि देखो भाई इंडिया जनरली मिडिल इनकम ट्रैप में फंसने वाला है। तो अभी यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ देगी, बता भाई मिडिल इनकम ट्रैप क्या है। तो इसका मतलब होता है भाई, करंट अफेयर्स का मतलब होता क्या है कि क्या बोला, कौन सा राष्ट्रपति ने क्या बोल दिया, एमपी ने क्या बोल दिया, वो नहीं, राष्ट्रपति ने जो बोला उसके बारे में आपको क्या पता है, ठीक है ना। सो मिडिल इनकम ट्रैप का मतलब क्या होता है, द कंट्री दैट हैव एक्सपीरियंस रैपिड ग्रोथ। हमारे देश में कम रैपिड ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ बिल्कुल हुआ, हो रहा है। दस क्विकली रीच्ड मिडिल इनकम स्टेटस, फॉलिंग टू ओवरकम द इनकम रेंज फर्दर। सो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, मतलब हमारे पास रैपिड ग्रोथ हुआ, हमारे पास रैपिड ग्रोथ हुआ तो हम क्या हो जाएंगे, हमारे पास फर्दर क्या होगा, फंस जाएंगे उस मिडिल इनकम ट्रैप में, ठीक है ना। रैपिड ग्रोथ होने के बाद हमारे पास मिडिल इनकम हो जाएगा तो हम फंस जाएंगे, ठीक है ना, उसका तो उड़ नहीं पाएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई की बात करनी है। देखो सीपीआई इज पब्लिश बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज। का बात देखो, डब्ल्यूपीआई हो गया, सीपीआई ऐसे रखना, डब्ल्यू मतलब ई मतलब ऐसे डब्ल्यू को ऐसे कर देंगे ना तो ये जैसे लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो डब्ल्यू मतलब ई मतलब इकोनॉमिक एडवाइजर, और सीपीआई मतलब एनएसओ, ठीक है।
सीपीआई मतलब एनएसओ। सीपीआई को कवरेज कौन करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। सो दिस इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड है इट टेक्स इनटू अकाउंट द चेंज इन द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विस। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है एट द रिटेल लेवल, रिटेल लेवल पे कंज्यूमर के पास सर्विसेज भी होते हैं, गुड्स भी होते हैं, तो ये दोनों के प्राइस चेंज को कैलकुलेट करता है, बट डब्ल्यूपीआई सिर्फ और सिर्फ गुड्स को देखता है। सो दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा अपने पास 2 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। ना क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द रेपो रेट। रेपो रेट के लिए हमको बताना है कि करेक्ट क्या है, रेपो रेट के लिए हमको बताना है क्या है, करेक्ट क्या है। इट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ द करेंटली लैंड मनी टू द कमर्शियल बैंक। बिल्कुल सही है, जो आरबीआई है, जो आरबीआई है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स को पैसा देती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट। रेपो रेट मीन्स रीपर्चेस ऑपरेशन, है ना। सो इट इज रेपो रेट, सही है पहला वाला। इन द इवेंट ऑफ इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक इंक्रीज द रेपो रेट, बिल्कुल सही है भाई। रेपो रेट बढ़ा देगी तो लोग, बैंक जो होंगे सेंट्रल बैंक से कम उधार लेंगे, लोगों के पास मनी सप्लाई कम होगा, सो पैसा खर्चा करने के लिए होगा नहीं, तो इन्फ्लेशन कहाँ से आएगा? सो इन्फ्लेशन के समय क्या करती है बैंक, क्या कर देती है? रेपो रेट को बढ़ा देती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। ये करेक्ट हमारे पास पूछा क्या है? बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अपने पास इन्फ्लेशन दो तरह के होते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश मतलब जो फैक्टर ऑफ जो अपने पास फैक्टर प्रोडक्शंस थे, है ना, वो क्या हो गया? चार्ज जो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप था उसका कॉस्ट बढ़ गया, उसकी वजह से दाम बढ़ गया प्रोडक्ट का। बट डिमांड पुल इन्फ्लेशन भाई जो सप्लाई था उतना ही था, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतना था, बट डिमांड बढ़ गया, तो जो बेचने वाला बोला भाई डिमांड तो उतना बढ़ गया भाई, तो मैं तो सारा सस्ते में बेचूंगा क्यों? सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब, इसमें फैक्टर प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इट अकर व्हेन ओवरऑल प्राइस इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ वेज एंड रॉ मटेरियल। बिल्कुल सही है, रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ वेज क्या है? फैक्टर प्रोडक्शन, तो दिस इज करेक्ट। अनएक्सपेक्टेड कॉज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आर ऑफन नेचुरल डिजास्टर, है ना, नेचुरल डिजास्टर विच कैन इंक्लूड फ्लड, अर्थक्विक, फायर एंड टॉर्नेडोज। देखो अनएक्सपेक्टेड कॉज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जब डिजास्टर आ जाएगा तो लोग कम हो जाएंगे, जो वहां से चले जाएंगे। सपोज डिजास्टर आ गया तो सब फ्लड आ गया तो लोग वहां से ट्रांसलोकेट हो जाएंगे। सपोज कहीं फैक्ट्री था, वहां पे लोग काम करते थे, लेकिन डिजास्टर आया वहां से चले जाएंगे तो कम लोग बच जाएंगे, तो जो फैक्टर प्रोडक्शन लैंड लेबर हो गया उसका प्राइस बढ़ जाएगा। सो इस तरह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट। फायर आ गया जंगल में, टिम्बर की कमी हो गई, सो वो जो जाएगा, समझ रहे हो ना बात को, जाएगा ज़्यादा खर्चा लेगा, ज़्यादा खर्चा पानी लेगा, टॉर्नेडो आ गया, बर्बाद हो गया अपना क्रॉप, तो फैक्टर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेजर कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। मेजर कॉज बताना है इन्फ्लेशन का। इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट, बिल्कुल सही है। इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई बढ़ जाने से उसका दाम कम हो जाएगा, नॉट इन्फ्लेशन। सो सेकंड इज इनकरेक्ट। वेज प्राइस स्पाइरल, देखो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। तो वेज प्राइस स्पाइरल इज आल्सो अ वे। तो देखिए जिस तरह से आपको पता ना, मेरे को वेज प्राइस स्पाइरल नहीं पता, लेकिन आपको समझना चाहिए, आपको समझना भी नहीं हर चीज को। एग्जाम में आपको हर चीज को समझने में, एग्जाम में आपको सही आंसर तक पहुंचना है, कैसे भी करके। पहले बता दूं वेज प्राइस स्पाइरल क्या होता है। सपोज हमारे पास कोई वेजेस हैं, जो लेबर्स हैं वो काम कर रहे हैं, वो अपना डिमांड ज़्यादा मांग रहे हैं, हमको ज़्यादा पैसा दो, ठीक है, ज़्यादा पैसे दे दिया उनको जो मालिक था। उसके बाद क्या होता है भाई, वेजेस ज़्यादा दे दी, फिर फैक्टर प्रोडक्शन बढ़ गया, कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ गया, तो और प्राइस बढ़ जाता है, फिर वो बोलते हैं और वेज दो, ठीक है ना। फिर इस तरह से क्या होता है, स्पाइरल पे फंस जाता है वो आदमी, ऊपर से इन्फ्लेशन अलग से। क्वेश्चन नंबर 20 है विद रेफरेंस टू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, एनसीएससी की बात करनी है। एनसीएससी की बात करनी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। पहले एससी आता है, फिर एसटी आता है, सी पहले आता है, फिर टी आता है, इसलिए 38 यहाँ पे होगा, 338A यहाँ पे होगा, और उसके बाद 338B जो होगा वो ओबीसी के लिए होगा। एससी नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, एनसीबीसी। ओके, सो ये बोल रहा है आर्टिकल 338 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नो, इट इज नॉट आर्टिकल 338, इट इज आर्टिकल 338A। ये बोल रहा है, ए बोल रहा है, नहीं ए नहीं है, 338A तो है एनसीएसटी के लिए है। सो दिस इज इनकरेक्ट। द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही है। जो कंडीशन ऑफ सर्विस होता है एंड किसके लिए, एंड ऑफिस ऑफ टेन्योर जो होता है चेयरपर्सन के लिए, उसको कौन डिटरमाइन करता है, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। एंड द कमीशन जो एनसीएससी है वो कमीशन है, वो अपने पास सबमिट करता है एनुअल रिपोर्ट, किसको सबमिट करता है, प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। करेक्ट हमसे पूछा भाई, करेक्ट क्या है, बोथ 2 and 3 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 21 है विद रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हमको बात करनी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। ही और सी इज द हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर इन द कंट्री, ये भी सही है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है भाई, इसको भी फिक्स नहीं किया गया। कट हमसे पूछा है, कट यहाँ पे तीनों के तीनों इज करेक्ट। विथ रेफरेंस टू नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हमको बात करनी है नीति आयोग की। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीति आयोग वाज फॉर्म्ड बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट ऑन 1 जनवरी 2015, बिल्कुल सही है ना। द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग कंप्राइजेस द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अदर यूनियन टेरिटरीज, बिल्कुल सही है। जो नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें कौन कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होते हैं सारे स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरीज के होते हैं, एंड लेजिस्लेचर ऑफ द लेजिस्लेचर के सारे ओके, तो सेकंड इज आल्सो करेक्ट। थर्ड, द रीजनल काउंसिल इज द प्रीमियर बॉडी टास्क्ड विद इवॉल्विंग a shared vision of national priority and strategies with the active involvement of states in shaping the development narrative, ठीक है। रीजनल काउंसिल इज नॉट द प्रीमियर बॉडी, द गवर्निंग काउंसिल इज द प्रीमियर बॉडी, गवर्निंग काउंसिल इज द प्रीमियर बॉडी, ठीक है। हमसे करेक्ट पूछा है भाई, तो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 2, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 है विद रेफरेंस टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसके बाद बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द संथानम कमिटी, बिल्कुल सही है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नो इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। बच्चों को कम से कम कुछ ना पता प्रीलिम्स में, तो कम से कम ये तो बताना चाहिए कि जो सीबीआई है इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड डिराइव इट्स पावर फ्रॉम द स्पेशल दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। ये तो सही है कि जो सीबीआई है उसको पावर जो है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से मिलता है 1946 का, बट इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। इट इज अ नोडल एजेंसी इन इंडिया विच कोऑर्डिनेट्स इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज, बिल्कुल सी है। इंटरपोल की मीटिंग हुई थी और इंडिया में इंटरपोल का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, सीबीआई। करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, करेक्ट यहाँ पे 1 and 3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 24 है who among the following is are the member of the selection committee of the लोकपाल in India। सिलेक्शन कमेटी में 4 मेंबर्स होते हैं। 4 मेंबर्स में हमारे पास कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है भाई, अपने पास स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, और कौन होता है, अपोजिशन पार्टी का लीडर होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। तो ये 4 होते हैं। तो हमारे पास करेक्ट पूछा है, तो मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर होता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा भी होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑल द 3 आर द मेंबर्स, दिस नॉट ओनली ऑल दिस इंक्लूडिंग द लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, हमको बात करनी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, यस, इसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट से बनाया गया था, विच प्रोहिबिट एंटी कम्पिटेटिव एग्रीमेंट्स एंड एब्यूज ऑफ द डोमिनेंट पोजीशन बाय एंटरप्राइजेस, बिल्कुल सही है। इट is required to give an opinion on competition issue on a reference received from a statutory authority established under any law, बिल्कुल सही है। Recently it has imposed penalties on Facebook, no, इसने पेनल्टी इम्पोज किया गूगल पे for abusing its dominant position in multiple market in Android mobile device ecosystem. So this is incorrect, हमसे करेक्ट पूछा गया है भाई, करेक्ट क्या है यहाँ पे 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 26 है which of the following statement is are correct about the state administrative tribunal, SAT की बात करनी है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करनी है। The Administrative Tribunal Act of 1985 give the state government the authority to create state administrative tribunal. No, जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट था 1995 का, उसने पावर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया कि वो क्या बना पाए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना पाए। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। Second, it exercise original jurisdiction in relation to recruitment of all service matter of the state government employee। देखो ओरिजिनल क्या, यही डायरेक्टली यही देखेगा, एक्सक्लूसिव मतलब यही, ओरिजिनल मतलब क्या, यही दिखेगा। स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल सही है, जो सेट होता है वही क्या करता है, रिक्रूट करता है इनके सब सर्विस एम्प्लॉयज को। थर्ड है द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द सेट आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न, नो, दिस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, दिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद द बोले तो बातचीत करके, है ना, विद दी बोले तो क्या बोलेंगे उसको यार, एडवाइस ऑफ दी और विद दी कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 है विद रेफरेंस टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तीन चीज़ों के लिए होता है अपने पास, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन, प्रेसिडेंट की इलेक्शन, लोकसभा के स्पीकर के लिए, सॉरी राज्यसभा के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरपर्सन के लिए। So it is a proportional representation system. In the proportional representation system, one or more representatives can be elected from a constituencies. बिल्कुल सही है। The Indian Constitution has no provision for proportional representation system. No, Indian Constitution में provision है। So करेक्ट हमसे पूछा provision किस किस के लिए है, ये सब के लिए है। Single transferable vote, proportional representation by the means of single transferable vote. करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट होगा one only. Question number 28 है which among the following is are correct about in regard to whip। whip के लिए हमसे करेक्ट पूछा है, a one line whip is issued to inform members of a party about a vote। ठीक है ना, इन्फॉर्म करने के लिए वन लाइन whip दिया जाता है। a two line whip is issued to direct the member to be present in the house at the time of voting। बिल्कुल सही है, प्रेजेंट रहने के लिए क्या दिया जाता है, टू लाइन whip दिया जाता है। एंड a three line whip which is issued to the member directing them to vote as per the party line। बिल्कुल सही है, जो थ्री लाइन whip है वो क्यों इशू किया जाता है कि आप हम जैसा बोल रहे हैं उसी को वोट दो, डायरेक्टिंग, ओके, डायरेक्टिंग देम टू वोट एज पर द पार्टी लाइन, उसके लिए थ्री लाइन whip। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा, तीनों के तीनों करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 29 है विच द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। मतलब फेडरल नेचर के प्रोविजंस कौन कौन से हैं जिसको अमेंड करने के लिए हम लोग को स्टेट का कंसल्टेशन जरूरी होता है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यस, इसके लिए हमको इसके लिए स्टेट का कंसेंट हमको जरूरी होता है। एनी ऑफ द आइटम और एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, बिकॉज 7th शेड्यूल में हमारे पास यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। इसको हमको अमेंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, इसको अमेंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको स्टेट का हमने को क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है, बिकॉज ये तरह से फेडरल नेचर का ही तो है, तो ये तीनों के लिए हमको क्या चाहिए, स्टेट का कंसेंट चाहिए, है ना, मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स, वो तो अलग अलग तरीके से है ना। क्वेश्चन नंबर 30 है द जस्टिस केटी थॉमस एंड नरीमन कमिटी ऑफन सीन इन द न्यूज। तो जस्टिस केटी थॉमस एंड नरीमन कमिटी था, ये न्यू था, प्रिवेंशन ऑफ साइबर फ्रॉड्स, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ एट्रोसिटीज टू द बैकवर्ड क्लासेस एंड पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर इन द नेशनल कैपिटल रीजन। तो जस्टिस केटी थॉमस एंड नरीमन कमिटी जो था वो न्यूज में था बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। यार आप पब्लिक प्रॉपर्टी को जाके आप किसी बस स्टैंड में फोड़ दे रहे हो तो ये सब नहीं कर सकते, आप प्रिवेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए बनाया गया था केटी थॉमस एंड जस्टिस नरीमन कमिटी। क्वेश्चन नंबर 31 है द यूनिवर्सल वैल्यू एंड कोर प्रिंसिपल्स ऑफ universal value and core principles of human rights set out in the universal declaration of human rights are interdependence, yes, individuality, yes, non discrimination, yes, इसके साथ एक और था, वो था equality, इंटरडिपेंडेंस, इंडिविजुअलिटी, यूनिवर्सलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना, यूनिवर्सलिटी भी है। ये 5 प्रिंसिपल्स हैं जो कि किस ह्यूमन डिक्लेरेशन के थे, ठीक है, तो यहाँ पे तीनों हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सी विजिल। ठीक है, सी विजिल दैट इज समथिंग रिलेटेड टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ज़्यादा सोचना नहीं है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देखते ही लगा दो। इट अलाउज द सिटीजन टू रिपोर्ट एनी वायलेशन, फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे वायलेशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बीमस्टैक। भूटान एंड इंडोनेशिया आर द पार्ट ऑफ दिस ग्रुपिंग, नो, इंडोनेशिया इज नॉट द पार्ट ऑफ द ग्रुपिंग। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे श्रीलंका चालू होता है, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, यहाँ पे म्यांमार, यहाँ पे थाईलैंड, इंडोनेशिया नहीं जाता, सो दिस इज इनकरेक्ट। BIMSTEC charter was signed and adopted during the 5th BIMSTEC summit held virtual format in Colombo, श्रीलंका, बिल्कुल सही है, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2 only। क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प जो इंडियन नेवी ने लगाया था वो क्यों लगाया था, जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज था ना वहाँ पे हमारे इंडियन वेसल जा पाए इसके लिए लगाया गया था, ठीक है ना, तो मर्चेंट वेसल टू इन द स्टेट ऑफ हॉर्मूज, इन द स्टेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन इन द गल्फ रीजन टू इंश्योर सेफ पैसेज ऑफ इंडियन फ्लैग मर्चेंट्स थ्रू द स्टेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है, नॉट द स्टेट ऑफ मलाका। स्टेट ऑफ मलाका जो है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, मलाया पेनिनसुला को कनेक्ट करता है थाईलैंड से, ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट, इज रिगार्डेड टू स्टेट ऑफ हॉर्मूज। स्टेट ऑफ हॉर्मूज किसको कनेक्ट करता है, गल्फ, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ कनेक्ट करता है
स्टेट ऑफ फॉर्मूज, एक है स्टेट ऑफ अलदेब, है ना। अलदेब जो है वो किसको कनेक्ट करता है, वो रेड सी को कनेक्ट करता है किसके साथ, अरेबियन सी के साथ और पर्शियन गल्फ के साथ। नो पर्शियन गल्फ इधर है ना। सो वो रेड सी को कनेक्ट करता है अरेबियन सी के साथ, ऐसा बोलते हैं यार, चलता है, समझ गए ना आप। तो दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक चीज क्या है दूसरा अपोजिट है। Now question number 35 है, which of the following factor led to the reunion of the moderates and extremist faction of the Congress in 1916? Both the moderates and extremists realized that the split had led to political inactivity. बिल्कुल सही है, वहाँ पे काम हुआ नहीं, इसी उनको लगा तो आपस में जुड़ गए। The two prominent leader who led the moderate opposition to the extremists had died. बिल्कुल सही है, दो prominent leaders जो died हो गए थे, कौन? गोपाल कृष्ण गोखले एंड फिरोज शाह मेहता। To allay moderate suspicion, Tilak had declared that he does not support reform of administration but an overthrow of government। ठीक है, गलत बोला, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, मॉडरेट की जो शक था कि मॉडरेट जो मानते थे कि नहीं एक्सट्रीमिस्ट हमारे साथ नहीं दे सकते, तो तिलक ने क्या बोला, तिलक ने बोला कि हाँ ये सपोर्ट करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट द रिफॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रादर देन ओवरथ्रो ऑफ द गवर्नमेंट। सो दिस इज इनकरेक्ट, ये उल्टा बोल रहा है। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा 1 and 2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पे, अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट टू टेक प्लेस इन लखनऊ सेशन दैट इज 1916, जो लखनऊ सेशन हुआ था, वाज द कमिंग टुगेदर ऑफ मुस्लिम लीग एट द कांग्रेस, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द मुस्लिम लीग, एनोलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ द बंगाल इन 1911। ये भी एक कारण था, है ना। ब्रिटिश एक्सेप्टेंस टू हेल्प टर्की इन दी वॉर इन दी बाल्कन, नो, उन्होंने हेल्प करने से मना कर दिया था, इसीलिए एक साथ आए थे। यंगर मुस्लिम वेर इन्फिटेड बाय द गवर्नमेंट रिप्रेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई, करेक्ट यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 1 and 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, कांग्रेस डिसोसिएटेड इटसेल्फ फ्रॉम द ब्रिटिश पॉलिसी विच सपोर्टेड फासिज्म। कांग्रेस ने क्या किया, ब्रिटिश की पॉलिसी थी जो कि फासिज्म, जो कि यूरोप में था, जो कि मेन का फासिज्म का मेन प्रोपोनेंट कौन था, अपने पास हिटलर, ठीक है, उसको सपोर्ट करते थे, तो उसको इंडियन कांग्रेस ने उससे दूर चले गए। कौन से सेशन में दूर चले गए, त्रिपुरी सेशन, जिसमें प्रेसिडेंट कौन थे भाई, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी थे प्रेसिडेंट। और एक इंपॉर्टेंट ये है कि जो हरिपुरी सेशन था वो कहाँ हुआ था, विलेज के अंदर, ठीक है ना। हरिपुरा सेशन विलेज में हुआ था, त्रिपुरी सेशन में इंपॉर्टेंट था बिकॉज कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी थे। Now question number 38 है, who among the following personalities criticized the method adopted by the early Congress leader as political mendicancy। ठीक है ना, जो political mendicancy को किसने क्रिटिसाइज किया था, बाल गंगाधर तिलक ने क्रिटिसाइज किया था। political mendicancy को किसने क्रिटिसाइज किया था, मतलब हम बात मानेंगे, हम रिफॉर्म से काम करेंगे, हम बातचीत से काम करेंगे, ऐसे अर्ली कांग्रेस लीडर ऐसे चलते थे ना कि हम बातचीत करेंगे, हम मनाएंगे उनको, लेकिन उसको क्रिटिसाइज किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। भाई ये सब कुछ होने वाला नहीं है सब चीज़ों से। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द अर्ली कांग्रेस दैट इज फ्रॉम 1885 टू 1905। अर्ली कांग्रेस के कौन कौन से प्रोमिनेंट लीडर थे, फिरोज शाह मेहता थे क्या, बिल्कुल थे। गोपाल कृष्ण गोखले भी थे, दादा भाई नौरोजी भी थे, है ना, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, राज बिहारी बोस भी थे, है ना, बदरुद्दीन त्याबजी भी थे। तो करेक्ट हमसे पूछा है भाई ये चारों के चारों प्रोमिनेंट मेंबर्स थे ड्यूरिंग दे आर द प्रोमिनेंट लीडर ड्यूरिंग द अर्ली कांग्रेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 है, विद रेफरेंस स्वदेशी मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। हमको बात करनी है स्वदेशी मूवमेंट की, करेक्ट बताना है अपने को। लोकमान्य तिलक इंट्रोड्यूस द आइडियोलॉजी ऑफ स्वदेशी टू पुणे एंड बॉम्बे एंड ऑर्गेनाइज्ड गणपति एंड फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल, बिल्कुल से लोकमान्य तिलक, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। श्री अरविंदो घोष आर्टिकल टू कायस्था समाचार, देखो कायस्था समाचार को किसने लिखा था, इसको लिखा था लाला लाजपत राय जी ने, नॉट अरविंदो घोष, इसको लाला लाजपत राय जी ने लिखा था, नॉट अरविंदो घोष, दिस इज इनकरेक्ट। चिदम्बरम पिल्लाई स्प्रेड द मूवमेंट टू मद्रास एंड ऑर्गेनाइज द स्ट्राइक ऑफ द तुतिकोरिन कोरल मिल्क, बिल्कुल से तुतिकोरिन कोरल मिल्क में इन्होंने क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया था स्ट्राइक। हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा, 1 and 3 ओनली। कुछ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द नेशनलिस्ट रेस्पॉन्स टू ब्रिटिश पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। नेशनलिस्ट रेस्पॉन्स के लिए हमको बात करने की, करेक्ट क्या है, द एक्सट्रीमिस्ट इंक्लूडिंग द तिलक सपोर्टेड द एम्पायर इन वॉर एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, नो, ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे। मॉडरेट्स का जो मानना था कि हमको सपोर्ट करना चाहिए भाई, किसको सपोर्ट करना चाहिए, जो एम्पायर है, ब्रिटिश एम्पायर है, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। सो दिस इज इनकरेक्ट, इट इज नॉट रिगार्डिंग द एक्सट्रीमिस्ट, इट इज रिगार्डिंग द मॉडरेट्स।
The moderate supported the war effort as a mistake belief that the British would repay India's loyalty with gratitude in the form of self government. ऐसा मॉडरेट नहीं, ऐसा एक्सट्रीमिस्ट मानते थे कि हमको क्या करना चाहिए, हमको ऐसा अपने पास एक लॉयल्टी है ना, हमको बात मान लेनी चाहिए ब्रिटिश की, फिर बाद में हमको क्या करेंगे, आज़ादी दे देंगे, ऐसा ग्रेटिट्यूड हमको तोहफा के रूप में आज़ादी दे देंगे। बट ये मिसबिलीव था, ऐसा हुआ नहीं। फिर थर्ड है रिवॉल्यूशनरीज डिसाइडेड टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी टू वेज वॉर ऑन ब्रिटिश रूल एंड लिबरेट कंट्री। बिल्कुल ये जो रिवॉल्यूशनरीज उन्होंने बोला हाँ ये समय हमारे पास सही मौका है, अभी हमको कहना चाहिए ब्रिटिश हल्का में है, अभी ब्रिटिश कमजोर, उनको मार पीट के भगा देना चाहिए और हमको आज़ादी लेनी चाहिए। Now question number 42 है this movement was in response to the British government enacting the Anarchical and Revolutionary Crimes Act of 1919। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, Anarchical and Revolutionary Crimes Act of 1919 क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राउलेट एक्ट। ठीक है, तो राउलेट एक्ट के अगेंस्ट क्या हुआ था, राउलेट सत्याग्रह हुआ था, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 43 है विद रेफरेंस टू मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, हमको बात करनी है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो कि 1919 में आया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कांग्रेस मेड इन स्पेशल सेशन एट बॉम्बे अंडर दी हसन इमाम प्रेसिडेंसी एंड डिक्लेयर्ड द रिफॉर्म टू बी डिसअपॉइंटिंग एंड अनसेटिस्फैक्टरी। बिल्कुल सही है। The Montfort reform was termed unworthy and disappointing, a sunless dawn, मतलब एक डूबता हुआ सूरज बाय तिलक। बिल्कुल सही है। अनवर्दी एंड डिसअपॉइंटिंग किसने बोला था, तिलक ने बोला था। तो करेक्ट हमसे पूछा कि नॉट करेक्ट पूछा, नॉट करेक्ट पूछा। अभी लोग सोचते नहीं टिक लगाए थे दोनों बोथ, भाई नॉट करेक्ट जब हमसे पूछा तो समझा करो क्या पूछा, हमें ध्यान देना चाहिए। नॉट करेक्ट इज नाइदर वन, नॉट टू इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है which of the following members were in support of boycotting the legislature after sudden एंड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तुरंत खत्म होने के बाद जो अपने पास चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था उसके बाद क्या हुआ, कौन कौन से मेंबर से सपोर्ट किए थे बाइकॉट लेजिस्लेशन को। ठीक है ना, लेजिस्लेशन को बाइकॉट कौन करना चाहते थे, जो कांग्रेस के चेंजर्स, जो कांग्रेस के साथ देते थे, कांग्रेस के साथ देने वाले। और कांग्रेस के साथ देने वाले कौन थे, नो चेंजर्स। तो नो चेंजर्स हमसे पूछा गया भाई नो चेंजर्स कौन कौन से, तो अपने पास सी राजगोपालाचारी जो थे वो नो चेंजर्स थे, राजेंद्र प्रसाद नो चेंजर्स थे, और CR दास जो थे, मोतीलाल नेहरू जो थे, वल्लभ विठल भाई पटेल जो थे, ये थे स्वराजिस्ट। ये स्वराजिस्ट थे, मतलब दे आर नॉट इन फेवर ऑफ बाइकॉटिंग द लेजिस्लेचर। ओके, सो यहाँ पे हमसे कैट पूछा है नो चेंजर्स के बारे में बताना है, तो नो चेंजर्स आर CR दास। याद रखना CR दास जो थे वो स्वराजिस्ट थे, सी राजगोपालाचारी जो थे वो क्या थे, नो चेंजर्स थे। क्वेश्चन नंबर 45 है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ऑफ 1918। जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है उसके बारे में हमको बताना है करेक्ट क्या है। गांधी इंटरव्यूड इन डिस्प्यूट बिटवीन द कॉटन मिल ओनर ऑफ द अहमदाबाद एंड द वर्कर ओवर द इशू ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द प्लेग बोनस। बिल्कुल से जो प्लेग बोनस है उसके कंटिन्यूएशन में हमने यहाँ पे लड़ाई हुआ था। जनरली वो बोले कि प्लेग बोनस को हमें 50% हाइक चाहिए, बट मानने के लिए बोला गांधी जी कि आप 25% पे मान जाओ। Anusuya Ben went to Gandhi and asked him to intervene and help resolve the impasses between the workers and the employers। बिल्कुल सही है। Gandhi asked the workers to go on strike and demand a 35%, not 15, 25%, 35%, yes, in the wage instead of 50%। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट के कौन कौन से मेंबर थे, मोहम्मद अली जिन्ना मेंबर नहीं थे, BR अम्बेडकर मेंबर नहीं थे, लियाकत अली खान थे मेंबर, जगजीवन राम भी थे मेंबर। तो हमसे करेक्ट पूछा कि कौन कौन से मेंबर नहीं थे, आंसर जाएगा 1 and 4। मोहम्मद अली जिन्ना एंड अम्बेडकर इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। Question number 47 है which of the following session of the Congress proposed that no constitution imposed by an outside authority and no constitution which curtails the sovereignty of the people would be accepted। तो जो 39th सेशन हुआ था जो कि कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था। इसका हेड किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू में। इसने यहाँ पे क्या एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, यहाँ पे प्रपोज हुआ था कांग्रेस के द्वारा कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो बाहर अथॉरिटी हमको देगी और हमारी सोवरेनिटी को जो कटल करेगी उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा कौन सेशन में हुआ था, 49 सेशन जो कि कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था, जो कि किसका हेड किया था, किसने हेड किया था, जवाहरलाल नेहरू ने हेड किया था। क्वेश्चन नंबर 48 है द टर्म शहमन। व्हाट आर शहमन्स, है ना, शहमन्स क्या थे, है ना, द पर्सन क्लेमिंग मैजिकल पावर हु कैन कम्युनिकेट विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड। ठीक है ना, बाहरी दुनिया से जो कम्युनिकेट कर सकते थे, ऐसा आप बोलते थे कि भाई मेरे पास एक जादुई ताकत है जो कि मैं दूसरे दुनिया में मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ। इन लोगों को क्या बोला जाता था, इन लोगों को शहमन बोला जाता था ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम्स।
नाउ 49 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जैन टेक्स्ट मेंशन द 16 महाजनपदास, इनमें से कौन सा जैन टेक्स्ट है जिसको जो कि 16 महाजनपदास जो कि 16 सेंचुरी बीसी में थे, है ना, जिसमें काशी, कोशला, मगधा, अवंती, विज्जी ये सब बातें थे, वो उसके बारे में कौन सा बताता है? तो भगवती सूत्रा, जो भगवती सूत्रा एक अपने पास जैन टेक्स्ट है, उसमें 16 के 16 महाजनपदास जो कि 6 सेंचुरी बीसी में थे उसके बारे में बताया गया है। Now question 50 है with reference to doctrine of Jainism consider the following statement. Jainism thought an eightfold path. देखो eightfold path के बारे में जैनिज्म नहीं बात करता, इसके बारे में बुद्धिज्म बात करता है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। Parshvanath had asked his follower to discard their clothing and live an austere life, while Mahavira asked his follower to live a balanced life without giving any sacrifice to materialistic possession. गलत है भाई, बिकॉज महावीरा ने बोला कि जैनिज्म को कि आप कपड़े को त्याग दो बिकॉज आपको ऑस्टर लाइफ जीनी है, ऐसा महावीरा ने बोला था। पार्श्वनाथ ने बोला कि नहीं आप एक बैलेंस लाइफ जियो भाई। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे नॉट करेक्ट पूछा है तो नॉट करेक्ट यहाँ पे दोनों है, तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। सो दिस इज अबाउट ऑल 50 क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में हम 51 से 100 तक की क्वेश्चन की बात करेंगे।